साहब सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? भारत के मशहूर शायर राहत इंदौरी ने वैसे तो ये शेर कई सालों पहले कहा था, मगर शायद उस वक्त उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि उनके इस कलाम के बाद भारत में एक ऐसी इंतहा पसंद जमात की हुकूमत भी आएगी जो चुनाव से पहले तनाव को बाकायदा अपनी हिकमत अमली का हिस्सा बना लेगी। नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल दौरे इक़्तिदार में ये शेर भारत की अमली तस्वीर बन चुका है। 2014 से लेकर 2025 तक ऐसे कई मनाजिर दुनिया के सामने आ चुके हैं कि जब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम फसादात, दहशतगर्दी के वाकयात और सरहद पार तनाव को चुनाव और अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और अहम बात यह है कि दहशतगर्दी के वाकयात को सियासत के लिए इस्तेमाल करने का मामला अब सिर्फ इल्जामात की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि भारत में अब यह तहकीक का मौजू बन चुका है। नरेंद्र मोदी की इस तर्ज सियासत पर न्यूयॉर्क टाइम्स और DW समेत बैनुल अक़वामी और भारतीय अखबारों में मज़ामीन लिखे जा रहे हैं। भारतीय अखबार तो 2019 में पुलवामा वाक़े के बाद बाकायदा तहकीक से साबित किया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी एजेंडे के लिए कौमी सलामती के मामलात और दहशतगर्दी के वाकयात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। जबकि पहलगाम वाक़े के बाद बीजेपी ने भारत में जिस किस्म का माहौल बनाया, नरेंद्र मोदी की जो सियासी सरगर्मियां रही और पहलगाम वाक़े के सिर्फ 2 रोज़ बाद इलेक्शन रैलीज में जिस किस्म के बयानात और मनाजिर सामने आए, उसने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह इस बार भी अपने शहरियों और फौजियों की लाशों पर सियासत चमका रहे हैं। इस पूरे मामले की तफसील आपके सामने रखते हैं। अहम बात यह कि वैसे तो चाहे कांग्रेस हो या कोई और जमात, भारत के 78 साल तारीख में अक्सर सियासी जमातों ने पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को हमेशा अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है, मगर बीजेपी ने 1980 की दिहाई और नरेंद्र मोदी ने बिलखसूस गुजरात की वज़ारत आला के दौर से मुसलमान के खिलाफ नफरत, हिंदू मुस्लिम फसादात और पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात को भड़काकर जिस तरह उसे सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, वो बीजेपी को दूसरी जमातों से मुख्तलिफ बनाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 2016 में उड़ी और 2019 में पुलवामा और अब पहलगाम वाक़या है। पहलगाम वाक़े के सिर्फ 2 रोज़ बाद नरेंद्र मोदी पहलगाम का दौरा करने, मुतासरीन से मुलाकात या इंटेलिजेंस के नाकामी के जवाब देने के बजाय सीधा रियासत बिहार के इलेक्शन रैली में पहुंच गए और एक ऐसे मौके पर उनकी बिहार के वजीर आला के साथ कहके मारने के मनाज़िर सामने आए जब पहलगाम में 27 अफराद के कत्ल को सिर्फ 2 रोज़ ही हुए थे और इसी वाक़े की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहे थे। इन्हीं मनाजिर के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद की, सयाफियों ने भी इसे मोदी की बेशर्मी करार दिया। ये कितनी खुशी की बात है कि मधुबनी की सभा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खिलखिलाकर हंस रहे हैं। कई लोगों को यह वीडियो देखकर शर्म आ रही है, बट आई एम फीलिंग प्राउड काइंड ऑफ कि प्रधानमंत्री खुश हैं। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, 24 अप्रैल तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। सवालों के जवाब इसलिए नहीं देने आए होंगे क्योंकि तनाव में होंगे, हमने सोचा सदमे में होंगे, लेकिन यहां दोनों को हंसते देखकर भारत के भविष्य को लेकर सारी चिंताएं मेरी दूर हो गईं। इनकी बातचीत देखकर ब्रो फीलिंग पैदा हो गई, या ब्रो, सब कूल ब्रो, या सब फिक्स ब्रो। सो गुड टू सी देम लाफिंग एंड खिखिंग टुगेदर। Such beauty in this video takes away your pain, your grief, your bogus questions. Let's chill and watch IPL. बिहार में शहरियों की लाशों पर सियासत के बाद मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी पहलगाम वाक़े को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया। भारत के शहर शहर नरेंद्र मोदी की फौजी लिबास में पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के रहनुमा दावा कर रहे हैं कि पूरा मुल्क और फौज नरेंद्र मोदी के कदम चूम रहा है, जिसके बाद भारत में बीजेपी की तर्ज सियासत पर सवालात में शिद्दत आ गई। भारत में आज़ाद समझे जाने वाले सहाफ़ी और कांग्रेस रहनुमाओं के अलावा भारत के सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर खारजा और वजीर खजाना यशवंत सिन्हा से भी जब सवाल हुआ कि पहलगाम वाक़े और उसके बाद भारत ने जो कुछ किया उसका फ़ायदा क्या हुआ, तो यशवंत सिन्हा ने फ़ौरन कहा, आप भूल गए हैं कि बिहार का चुनाव आ रहा है। अभी तो ये कहते हैं कि अगर जब हम 2 ही बातों पर चर्चा करेंगे पाकिस्तान के साथ, एक POK और एक टेररिज्म, तो फिर तो चर्चा होगी नहीं होगी। तो फिर इसका फायदा क्या है? नहीं, आपने आक्रमण भी कर लिया, आपने उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या निकला? नहीं, उसके बाद आप भूल गए बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा भाई पुलवामा हुआ तो जी हाँ, चुनाव आ रहा था। हाँ।
उरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह से फ़ायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दें। यशवंत सिन्हा नरेंद्र मोदी के तनाव के जरिए चुनाव में फायदा उठाने की पूरी तारीख पर रोशनी डाल रहे थे। यही वो मामला है जिस पर पिछले कई सालों से मुसलसल सवालात उठाए जा रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश की एक मशहूर गुलकारा नेहा सिंह राठौर ने अपने वीलॉग और सोशल मीडिया पर पोस्ट में यही सवाल उठाया तो उन्हें गद्दारी जैसे मुकदमात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये सवाल उठाया था कि क्यों हर इलेक्शन से पहले दहशतगर्दी के वाकयात पेश आते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या सोचा समझा मंसूबा? भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। जिस क्रूर आतंकी हमले को वजह बताकर पाकिस्तान से युद्ध करने की बात की जा रही है, उस आतंकी हमले में किसी भाजपा के मंत्री ने अपनी चूक क्यों नहीं मानी? देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा? और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? अहम बात यह कि भारतीय गुलकारा ने जो सवाल उठाए वो सवाल कोई नए नहीं है, बल्कि उड़ी और पुलवामा वाकये के बाद यही सवालात मोदी का पीछा कर रहे हैं। देखिए, उस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा वाकये को इंतखाबात और सियासत के लिए इस्तेमाल करने से मुतल्लिक क्या कहा था। पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। यानी नरेंद्र मोदी पर मुसलसल अपने शहरियों और फौजियों की लाशों पर सियासत करने के इल्जामात लग रहे हैं, जबकि मामला सिर्फ इल्जामात की हद तक महदूद नहीं है, क्योंकि माजी में मुख्तलिफ इलेक्शन रैलियों में नरेंद्र मोदी खुलकर शहीदों के नाम पर वोट मांग चुके हैं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे हो तो आप मुझे बता दीजिए। आपने देखा भारत में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैसे फौजियों की लाशों पर सियासत होती है। हर अहम इलेक्शन से पहले दहशतगर्दी का वाकया होता है और सिर्फ इलेक्शन में कामयाबी के लिए पूरे खित्ते को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया जाता है। ये वो हकीकत है जिसमें भारत के मोतबर अखबार द हिंदू ने जुलाई 2021 में टेरर बिफोर इलेक्शंस अ पैटर्न के उन्वान से तहकीकी मजमून शाया किया था, जिसमें यह कहा गया था कि वैसे तो कौमी सलामती के मामलात और दहशतगर्दी के वाकयात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, कौम परस्ती के जज्बात उभारना बीजेपी की सियासत का पुराना हरबा है, मगर 2014 में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद इस मॉडल को न सिर्फ तक़वियत मिली है बल्कि इसका बेबाकी से इस्तेमाल भी किया गया है। द हिंदू के मुताबिक इस मॉडल की सबसे कामयाब मिसाल 2019 के आम इंतखाबात से कबल देखने में आई, जब 14 फरवरी को पुलवामा में दहशतगर्द हमला हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना के अरकान ने मारे गए एहलकारों के तिरंगे में लिपटे ताबूतों के साथ अवामी तकरीबात में शिरकत की और फिर कौमी सलामती के मामले और जंगी जुनून पर मबनी इंतखाबी मुहिम चलाने में कोई कसर ना छोड़ी। इंतखाबी जलसों की तकारीर में हुब्बुल वतनी के दावे और इंतकाम की पुकार सुनाई दी और इन तकरीरों को फौरी तौर पर टीवी पर नशर किया गया। और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसाइल जिनके हल में मोदी पहले दौरे हुकूमत में नाकाम रहे थे, वो कौम परस्ती के शोर में दब गए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के वाकयात, उनके बाद कौम परस्ती का शोर और फौजी कार्रवाइयां जो रियासती या कौमी इंतखाबात के करीब आकर होती हैं, मोदी हुकूमत का मुस्तकिल चलन बन चुका है।
और इस रुझान ने कई ऑपोजिशन रहनुमाओं को इन वाकयात की टाइमिंग पर सवाल उठाने पर मजबूर किया है। द हिंदू में शाया इस रिपोर्ट के मुसन्निफ आनंदो बख्तो ने लिखा कि इनकी मकबूजा कश्मीर में की गई 1 साल की तहकीक ने पुलवामा हमले के हवाले से कई चौंका देने वाले इंकशाफात किए थे। तहकीक के मुताबिक 2 जनवरी 2019 से 13 फरवरी 2019 के दरमियान कम से कम 11 इंटेलिजेंस इतलात मौजूद थी, जिनमें एक खौफनाक बदला नामी मिशन की मंसूबाबंदी की निशानदेही की गई थी। लेकिन हुकूमत ने इन वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया और फिर 14 फरवरी को हमला हो गया। और इसी तरह नामवर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2019 में लिखा कि ऐसा लगता है कि मिस्टर मोदी और उनकी पार्टी लोगों की लाशों को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रही है, जिसे वो फरवरी 2002 में भी इस्तेमाल कर चुके हैं, जब रियासत गुजरात के वजीर आला का ओहदा संभालने के फौरन बाद उन्होंने गोधरा में कत्ल होने वाले हिंदुओं की लाशों को शहर भर में घुमाकर लोगों के जज्बात को उभारा था, जिसके बाद 700 मुसलमानों के कत्ल किया गया था। बहरहाल पहलगाम वाक़े से सियासी फायदा उठाने और पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेलने की कोशिश करने के बाद अब मोदी हुकूमत दुनिया भर में अपने वफूद भेज रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। कल रात भारतीय वफ्द के एक रुकन सीनियर सियासतदान शशि थरूर ने अमेरिका रवानगी से पहले वीडियो पैगाम भी जारी किया है। भारत के इस इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान ने भी न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस समेत अहम दारुल हुकूमतों में साबिक वजीर खारजा बिलाल भुट्टो की क़यादत में वफूद भेजने का फैसला किया है। इस हवाले से वजीर खारजा इसाक डार से कल बिलाल भुट्टो की सरबराही में वफ्द की मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात में किन मामलात पर गौर हुआ, पाकिस्तान दुनिया के सामने क्या मौक़िफ़ रखेगा, दुनिया के सामने अपनी सफाइयाँ रखी जाएंगी या भारत को बेनकाब किया जाएगा, इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि भारत को सिर्फ जंगी सतह पर नाकामी नहीं हुई है बल्कि सिफारती सतह पर भी हुई है, और इसीलिए उन्होंने 7 कमेटीज़ बनाई है जो दुनिया भर में जाके इंडिया का मौक़िफ़ जो है वो बयान करेंगी। और फिर पाकिस्तान ने भी जो है इसके जवाब में एक वफ्द तश्कील दिया है जिसकी सरबराही बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे। आप भी उस वफ्द का हिस्सा है और आप लोगों की रिसेंटली फॉरेन ऑफिस में भी ब्रीफिंग हुई है। कल आपकी डिप्टी वजीर आजम इसाक डार से भी इसी हवाले से मुलाकात हुई। ज़रा बताइएगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम अपनी सफाई देने जा रहे हैं या इंडिया को बेनकाब करने बाहर जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस मरतबा जो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की वजारत खारजा ने बिलखसूस डिप्टी वजीर आजम और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब ने जिस तरह की डिप्लोमेसी दिखाई है, आपको कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की डिप्लोमेसी की कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैं उनको सलूट करता हूँ, पूरी वजारत खारजा को सलूट करता हूँ, उनकी टीम को सलूट करता हूँ, क्योंकि सिर्फ जैसे आपने अपने इब्तदाइया में भी कहा कि हमें कामयाबी जो है वो सिर्फ जंगी महाज पे नहीं हुई, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर भी हमें कामयाबी हुई है। ये कुछ इत्तफाक नहीं है कि बैनुल अक़वामी सतह पे चाहे यूरोप हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे मशरिक़ वस्ता हो, किसी भी जगह से हमेशा जैसे पाकिस्तान के मुतल्लिक एक यलगार होती है, आप देखिए इस मरतबा कहीं से कोई यलगार नहीं हुई और भारत मुसलसल एक तसलसल से कह रहा है कि ये तो सीज फायर हमारा आपस में हुआ है, इसका तो अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं है और हमने तो कोई टेलीफोन नहीं किया। और आपके सामने जब से जंग खत्म हुई है 9 मरतबा अमेरिका के सदर जो हैं 9 मरतबा, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 9 मरतबा ये कह चुके हैं कि भाई ये मैंने करवाया है, मैंने सालसी का किरदार अदा किया है। तो भारत का जो मौक़िफ़ है उसकी तरदीद यानी हर जानिब से आ रही है। तो ये जो तरदीद आ रही है, मैं समझता हूँ ये इसाक डार साहब की काविशों का नतीजा है और उनकी जो डिप्लोमेसी की कामयाबी है वो बहुत अहम थी इस मरतबा। ये 3 हमारे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं जो हम उजागर करना चाहते हैं। सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि एक नई डॉक्ट्रिन यानी एक नया नॉर्मल जो है भारत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और भारत नहीं, उसमें उससे पहले इजराइल भी ये करता रहा है। आपने देखा वहां पे क्या हुआ और वो ये डिफेंसिव, ऑफेंसिव या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी मतलब ये है कि अगर मुझे ये शक पड़ जाए कि हो सकता है कभी मुस्तकबिल में आप मुझ पे हमला करेंगे तो मुझे हक मिल गया कि मैं आप पे हमला कर दूं, या अगर मेरी सरजमीन पे कोई दहशतगर्दी का या कोई हौलनाक वाकया हुआ है, कोई ट्रेजिडी हुई है तो और मुझे ये शक हो कि आप उसके पीछे हैं या आपका मुल्क उसके पीछे है तो मैं आप पे हमला कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम ये उजागर करना चाहते हैं कि ये डॉक्ट्रिन बेइंतहा जहरीली और बेइंतहा खौफनाक है
क्योंकि इसी तरह की चीजें हुई थी दूसरी जंग अजीम से पहले। तो पहले तो इस जो हमने नई डॉक्ट्रिन को डिफीट किया है वो सामने रखेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो नया मामला उठाया गया है जिसको कहते हैं कि आप जंग की आड़ में सिविलियंस पे भी हमला कर लें, और आप देख रहे हैं आजकल आपको गजा के भी हालात नजर आ रहे हैं। तो ये जो नई डॉक्ट्रिन थी कि हम उनको मिलिटरीली इंगेज करें, हमारी फौज ने भारत की फौज को मिलिटरीली इंगेज किया। जरा उनकी बहादुरी देखिए कि राफेल ला के उन्होंने 6-6 साल के बच्चे सिर्फ शहीद किए, या 7 साल की बच्चियां उन्होंने शहीद की, या मसाजिद को शहीद किया, या पाकिस्तान की पानी की तनसीबात को निशाना बनाया। तो ये जो नई उन्होंने एक तहरीक चलाई है इजराइल की तरह कि जंग की आड़ में बेगुनाह बच्चों को, सिविलियंस को, मसाजिद को निशाना बनाया जाए, मजहबी मुकामात को निशाना बनाया जाए, ये भी हम उजागर करेंगे कि ये जंग के जितने भी क़वायद और ज़वाबित हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात हम जो सामने लाना चाहते हैं वो ये कि भाई हम एक अमन पसंद मुल्क हैं। आपने जब हम पे इल्ज़ाम लगाया तो हमने आपको कहा कि आइए, अगर आपको हम पे शक है तो हम आपको तमाम शवाहिद आप दीजिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। जब आपने कहा नहीं नहीं हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, तो हमने ये कहा अच्छा चलिए बैनुल अक़वामी सतह पे किसी भी UN के इदारे को हम ले आते हैं, आप भी शवाहिद दे दीजिए, हम भी दे देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस पर भी भारत ने कहा नहीं नहीं हम तो जंग करेंगे। तो फिर हमने कहा देखिए ऐसा कीजिए कि वो ममालिक जिन पे आपको एतमाद हो और हमें भी एतमाद हो, उनकी एक बना लेते हैं फोरम और वहां पे ये तमाम शवाहिद पेश कर देते हैं। उन्होंने कहा भाई हमने तो जंग ही करनी है, और जंग उन्होंने कर डाली। जब उन्होंने जंग की तो वो जो एक पुराना उन्होंने स्मोक एंड मिरर का कारखाना लगा रखा था, यानी मिथ क्रिएट की हुई थी कि भारत को कन्वेंशनल वॉरफेयर में एक सुप्रीमेसी है। तो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया इस मर्तबा नहीं पिछली मर्तबा भी, वो मिथ जो है मुझे डॉक्टर साहब आपने तीनों पॉइंट बड़े तफसीली एक्सप्लेन किए कि क्या हमारे अहदाफ होंगे, लेकिन अब ऑब्वियसली भारत एक बड़ा मुल्क है, इन्फ्लुएंस भी है उनका बैनुल अक़वामी बरादरी में, तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा एक इस्लामाफोबिया का भी लोग शिकार है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की दहशतगर्द हमले करते हैं, ये लोगों के कॉन्सेप्ट इस तरह के बने हुए हैं। तो ये एक चैलेंज तो होगा आप लोगों के लिए कि कैसे यकीन दिलाएंगे, खास तौर पे जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा ना कि माजी में हमारी गलत पॉलिसी रही हैं, उनको देखते हुए कि अब वो पॉलिसी हम तर्क कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ये कितना चैलेंजिंग होगा दुनिया को यकीन दिलाना? भाई देखिए ये जिन अवामिल का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो इस्लामोफोबिया हो, चाहे को पुराना लिंगरिंग कोई इम्प्रेशन हो जिसका ताल्लुक अफगान वॉर से है, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, वो तो आज भी थी। अभी ये जो आपको पूरी दुनिया के मौक़िफ़ मिल रहे हैं वो इन तमाम अवामिल की मौजूदगी में मिल रहे हैं। और इसी वजह से मैं बार बार तारीफ कर रहा हूँ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की कि उन्होंने देखिए क्या डिप्लोमेसी की कि इन चीज़ों के बावजूद, इन चीज़ों के बगैर भी भारत जितने बड़े मुल्क को यानी उसका सामना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद जिस तरह वजीर आजम ने गाइड किया और टेलीफोन किए खुद और खुद मुलाकातें की, और वजीर खारजा ने यानी 10, 20, 30, 35 मुलाकातें की और टेलीफोन किए, उनके नतीजे में पाकिस्तान का और ऑब्वियसली इस दफा एक बड़ा एडवांटेज ये था कि हमारी जो स्टोरी थी वो ज्यादा हकायक पर मबनी थी एज कंपेयर टू जो एक पूरी स्टोरी इंडिया ने बनाई पहलगाम वाक़े के बाद, जिसकी बुनियाद बहुत कमजोर थी। जी, और इस मर्तबा भी वजीर आजम भी यही कह रहे हैं और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि देखिए जो हकीकत है वो ही लेकर सामने जाइए, कोई स्पिन डॉक्ट्रिन करने की जरूरत नहीं, चीजों को इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारे जिन चीजों के सवालात उन्होंने उठाए हैं दहशतगर्दी के हवाले से भी, जो वो सवालात उठाते हैं, तमाम जो टीम है उसको तमाम जो हकायक हैं उसके सामने रखे जा रहे हैं ताकि जो चीज हम सामने लेकर जाएं वो कोई नई स्पिन डॉक्ट्रिन ना हो और वो हकायक पे मबनी हो। डॉक्टर साहब क्या जो भारत पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, कल DG ICPR की बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कई किस्म के शवाहिद दिखाए गए कि किस तरीके से वो हमारी सरजमीन पे आके दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके जो लिंक्स है BLA के साथ, या जो जाफर एक्सप्रेस का मार्च में वाकया हुआ, ये सारे एक्सपोज करेंगे। तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर डोजियर चाहिए होंगे, फैक्ट्स चाहिए होंगे लोगों को बताने के लिए। प्रॉपर डोसियर चाहिए होंगे, प्रॉपर डोसियर मिल रहे हैं, प्रॉपर ब्रीफिंग मिल रही है, तमाम शवाहिद, तमाम जो अवामिल हैं यहाँ पे दहशतगर्दी के हमारे मुल्क में और तमाम इल्ज़ामात जो गलत हम पे लगाए जा रहे हैं
और जो हकीकी ज़मीनी हकायक हैं वो तमाम चीज़ें हर एक को जो उस कमेटी का हिस्सा है उसको आगाही दी जा रही है ताकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। और जैसे आपने कहा एक इजराइल मुख्तलिफ अवामिल हैं। ठीक है, और जैसे आपने कहा कि इजराइल का इन्फ्लुएंस भी बड़ा वाज़ेह नजर आता है इंडिया के ऊपर, तो जैसे वहां पे फलस्तीनियों को वो भूखा मारना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया बार बार इन अजाइम का भी इजहार कर रहा है कि हम पानी रोक देंगे पाकिस्तान का। शायद फौरी तौर पे ये पॉसिबल ना हो इंडिया का प्रैक्टिकली करना, लेकिन पानी मैनेज कर सकते हैं। चुनाव में कब पानी छोड़ना है, कब रोकना है, इस तरह की हरकतें वो करना शुरू कर दी है। इस हवाले से क्या मौक़िफ़ हम दुनिया में लेके जाएंगे? देखिए, हमारी कमेटी के पास इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से तमाम उनको डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई है। सब पे ये वादे कर दिया गया है कि इस ट्रीटी में यूनिलैटरली विड्रॉ करने की गुंजाइश ही नहीं है। यानी अगर किसी चीज में आपको सस्पेंड करने ट्रीटी की गुंजाइश ही ना हो तो वो कैसे ट्रीटी सस्पेंड की जा सकती है। दूसरी बात जो इससे ज्यादा अहम है, ये तो टेक्निकल सी बात है ना, लीगल सी बात है कि यार उसमें प्रोविजन ही नहीं है, और उसमें 3 मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं। अगर कोई 2 ममालिक के दरमियान में कोई झगड़ा हो, तनाज़े हो, तो उसको कैसे तय करना है, उसके 4 मुख्तलिफ तरीक़ाकार दिए गए हैं, और माजी में वो तमाम तरीक़ाकार इस्तेमाल किए गए हैं कामयाबी के साथ। कुछ फैसले हमारे हक में आए हैं, एक आध फैसला उनके हक में आया है। इसका मतलब है कि ट्रीटी में वो तमाम तरीक़ाकार काम कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा अहम मामला वो है जो आपने उठाया है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या पानी ओरिजिन है, क्योंकि अगर पानी ओरिजिन है तो भारत का सारा पानी तो भाई चीन से आता है। तो अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि जहां से पानी निकल रहा है या ओरिजिनेट हो रहा है उसके पास ये हक है कि नीचे जहां पानी बहता है उन ममालिक का पानी रोक ले, तो फिर आप सोचिए कि जब भारत का पानी चीन रोकेगा तो क्या होगा। दूसरा अहम मामला है कि क्या पानी जो है वो कोई दरिया है या पानी एक सिविलाइजेशन है। तो अगर आप इंडस वाटर के हवाले से देखें तो हम उसको इंडस की सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये इंसानी हकूक पे हमला है, ये पूरी एक तहजीब पे हमला है। यानी पाकिस्तान के 50% लोग जिनका ताल्लुक खेती बाड़ी से है, उनकी मईशत जाती रहेगी। पाकिस्तान की 25% जो जीडीपी है वो जाती रहेगी, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी जाती रहेगी। तो जब आप किसी मुल्क का पानी रोकें, उसकी तहजीब पे हमला करें, इंसानी हकूक पे हमला करें, उसकी मईशत को तबाह करें, वहां पे रोजगार खत्म करें, तो फिर उस मुल्क को क्या करना चाहिए? एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, है वो सवाल जो हम सामने रखेंगे बैनुल अक़वामी सतह पे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये भी बताइएगा कि एक तो आप लोगों का जो वफ्द है वो एक ही वफ्द की सूरत में जाएंगे या मुख्तलिफ वफूद जाएंगे, और टारगेट क्या है, पहले किन ममालिक में जाएंगे? क्योंकि मैं वीडियो देख रहा था शशि थरूर साहब की, जो उनके कमिटीज बनी है वो तो ऑलरेडी निकल चुके हैं दौरे पे। वो कह रहे हैं पहले साउथ अमेरिका जाएंगे और फिर यूएस भी जाएंगे। आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, मेरा ख्याल है अभी अपनी तारीख इसकी तय नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है 1 जून के आसपास हमारा भी पहला वफद जो है वो चला जाएगा। अभी ये फैसला नहीं हुआ। पहले एक गुमान था कि शायद 2 वफूद में इसको ले जाएंगे। अब ये भी हम सोच रहे हैं कि सब इकट्ठे चलते हैं और एक ही वफद की शक्ल में जाते हैं, तो वो भी फैसला हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे जो अहम शहर हैं वहाँ पे जाके तमाम लोगों से, स्टेट डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, थिंक टैंक से, ये जो मीडिया के मुख्तलिफ आके अपना नुक्ता नजर जो है लोगों के सामने लेकर आएंगे। उसके बाद लंदन जो है यूनाइटेड अहम जगह है हमारे लिए, लाइकलीहुड है कि वहां जाएंगे। फिर उसके बाद यूरोप के 1-2 ममालिक में जाएंगे। अभी तफसील के 5 होंगे ममालिक या 4 होंगे, वो अभी तय नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो तमाम तफासील आपके सामने आ जाएंगे। सही है। बस ट्रंप इंतजामिया को कहिएगा कि जिस किस्म का काम उठा के रखा हुआ है वो जारी रखें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। माली साल 2025-26 के लिए बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF का मिशन दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो चुका है, लेकिन IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। इसलिए 2 जून को पेश किया जाने वाला आइंदा साल का बजट मौखर कर दिया गया है और वफाकी वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ये बजट अब 10 जून को पेश किया जाएगा।
जराये के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर अभी तक इत्तफाक राय नहीं हो सका है, जिसकी वजह से आइंदा माली साल का बजट भी मौखर किया गया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरे को भी बजट में ताख़ीर की एक वजह बताया जा रहा है। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार शहबाज राना। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले ये इत्तला थी कि 2 जून को जो है वो बजट पेश किया जाएगा, फिर अब ये कंफर्म हो गया है कि बजट अब 10 जून को जो है वो पेश किया जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और IMF के दरमियान जो बुनियादी फ्रेमवर्क और टारगेट्स हैं उस पर इत्तफाक नहीं हुआ है, ये वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है शहजाद साहब, वो तो ऑलमोस्ट लॉक है। वो फ्रेमवर्क ये है कि अगले साल का जो प्राइमरी बजट का खसारा, जिसका मतलब ये कि कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद जो बाकी पैसा हुकूमत के पास बचेगा, वो उसके अखराजात से कोई बाकी जो अखराजात बच जाते हैं सूद निकाल कर, उसके अखराजात से तकरीबन 2100 अरब रुपया ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक बुनियादी फ्रेमवर्क है, इसके अंदर रह के इन्होंने काम करना है। अब उसके अंदर मसला ये है कि जो तो आपके तरक्याती अखराजात हैं उसके हवाले से कुछ इशूज़ हैं, इसके अलावा अदर दैन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कुछ और मेजर हेड्स होते हैं एक्सपेंस के, उसके ऊपर भी चीज़ें फाइनल नहीं है। जो सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लमेटिक एरिया पता चल रहा है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसके अहदाफ भी अभी तक तय नहीं है, और उसके साथ कुछ एरियाज़ में जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान कुछ रिलीफ देना चाह रही है, ख़ासतौर पर सैलरी क्लास है, हुकूमत का ख्याल है कि दोबारा रियल एस्टेट को वो उसको रिलीफ देना चाहिए, वो एक मसला है। तो इसके अलावा 2-3 और जो टैक्सेशन के प्रपोजल है उसके ऊपर इशू है। तो इन चीज़ों की वजह से जो टॉक्स हैं वो पॉजिटिवली कंक्लूड नहीं हुई और अगले हफ्ते तक जारी रहेंगे। दूसरा एक वजह बजट को डिले करने की, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी अवेलेबिलिटी नहीं है। उन्होंने एक अहम मीटिंग चेयर करनी होती है, आइनी इदारा है नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जो है, आइनी बॉडी है पाकिस्तान की, उसके तहत उसी आपको पता है कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के अंदर ही तरक्याती बजट अप्रूव होता है, और उसके साथ जो अगले माली साल के जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी मंजूरी दी जाती है। तो वो अवेलेबल नहीं है 30 मई तक। और नेशनल इकनॉमिक काउंसिल चूँकि PM खुद चेयर करते हैं, जिसमें 4 सूबाई वज़रा आला उसके मेंबर्स हैं, तो वो भी एक फैक्टर बना। तो ओवरऑल IMF से कुछ मामला का तय ना होना और दूसरा प्राइम मिनिस्टर की जो नॉन अवेलेबिलिटी, उसकी वजह से ये बजट डिले हुआ है। शहबाज साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो फ्रेमवर्क है जिसपे प्राइमरी सरप्लस 2100 अरब रुपए का होगा, ये तो सेट कर दिया गया है, लेकिन जो बाकी नंबर्स है उस पर इत्तेफाक नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर बजट से 10-15 दिन पहले ये इत्तलात आना शुरू हो जाती है कि FPR का टारगेट क्या होगा, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई इत्तलात सामने नहीं आ रही है। फिर PSDP गवर्नमेंट क्या रखने का इरादा रखती है? इस वक्त तो ऑब्वियसली एक डिबेट ये भी चल रही है कि जो डिफेंस बजट है उसमें कितना इजाफा होगा। तो इन चीज़ों पे कोई नंबर्स पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ है, आप ये कह रहे हैं? बेसिकली जो FPR का टारगेट था जो तय हुआ था मार्च में हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान और IMF के, वो 14,307 अरब रुपए का था, जो तकरीबन 16% इसमें ग्रोथ बनती है। फिर अभी जब इनकी दोबारा बातचीत हुई तो उसमें दूसरी जो हमारी पाकिस्तानी साइड उनका ये मौक़िफ़ था कि ये टारगेट्स थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें कुछ मुश्किलात आएंगी। तो फिर बात हो रही है तकरीबन 14,070 अरब रुपए की, आप कह सकते हैं 14,100 अरब रुपए के करीब। वो नंबर भी अभी उस तरीके से लॉक नहीं है। उसके लॉक ना होने की जो वजह एक नज़र आ रही है कि जो कुछ ऐसे टैक्सेशन मेजर्स हैं या कुछ रिलीफ है जो हुकूमत देना चाह रही है, जिसमें सैलरी क्लास जैसा कि आपको मैंने बताया वो तय नहीं हो रहा। PSDP के हवाले से भी ऑल्दो मेरे जो एहसन इकबाल साहब हैं प्लानिंग मिनिस्टर, उनसे कल बात हुई थी खबर करने से पहले, उन्होंने तो ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही है कि 1000 अरब रुपए का जो PSDP है वो तय हो गया है। पहले हुकूमत का जो प्रपोजल था, जो उन्होंने बजट सीलिंग इशू की थी वजारत ख़जाना ने प्लानिंग मिनिस्ट्री को, वो तकरीबन 921 अरब रुपए की थी, लेकिन जो डिमांड है वो 1600 अरब रुपए से ज़्यादा की थी प्लानिंग। उसके बाद आपको पता है कि इत्तेहादी जमातों के बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उसके हवाले से एक प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी भी बनाई हुई है, जिसका एक मकसद तो नेशनल फिस्कल पैक्ट के से रिलेटेड चीज़ों को एड्रेस करा, दूसरा जो कुछ तरक्याती स्कीम है उसके हवाले से भी है। IMF का जो प्रोग्राम है उसके तहत ये एक शर्त इस दफ़ा आ रही है सामने कि वो प्रोजेक्ट्स जो कि किसी सिर्फ एक सूबे के अंदर रहेंगे, जैसे अभी पिछले दिनों मैंने स्टोरी की थी उसके हवाले से, एक मोटरवे बनने के हवाले से लाहौर से बहावल नगर तक वो मोटरवे सिर्फ पंजाब को सर्व कर रही थी और उसको PSDP से गवर्नमेंट फंड करने की कोशिश कर रही। इसी तरह के और प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सिंध का प्रोजेक्ट है और वो सिंध के अंदर से शुरू होता है, सिंध के अंदर ही खत्म हो जाता है, तो फिर वफाकी हुकूमत उसके लिए क्यों बजट दे? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आउटस्टैंडिंग है। डिफेंस का आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया, डिफेंस के हवाले से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ
कुछ पेंडिंग लाइबिलिटीज है उनको क्लियर करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर मिला के देखें तो चीज़ें आउटस्टैंडिंग है। अब जो IMF की स्टेटमेंट है वो आपने देखी होगी, उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक ये चीज़ें जो हैं वो इस पर बात होती रहेगी और फिर देखें क्या कंक्लूजन आता है। 10 जून मुझे एक एम्बिशियस डेट इसलिए भी लग रही है कि अगर 8 जून तक छुट्टियां हैं, 9 को हुकूमत आके इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान लॉन्च करेगी इमीडिएटली आफ्टर द ईद और इवन ऑन द 3rd डे ऑफ द ईद, वो एक वायबल इनके लिए ऑप्शन होगी या नहीं होगी। 10 को फिर बजट देना, तो काफ़ी टाइट डेडलाइन है ये 10 जून वाली। और शहबाज राना साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि आप इस पर काफ़ी ज़्यादा बात करते रहे, हमने भी पिछले बजट से पहले बात की कि सैलरी क्लास जिससे आप एट सोर्स टैक्स ले लेते हैं तो बआसानी आप कलेक्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर बोझ डालने के बजाय आपको जो है ब्रॉड बेस करना पड़ेगा अपना टैक्स का निज़ाम, जिसमें आप रिटेल होलसेल सेक्टर को लेकर आए, रियल स्टेट सेक्टर को लेकर आए, ज़रात को लेकर आए। अब इस हवाले से कह रहे हैं कि सूबों ने कानून साजी भी कर ली ज़रात के हवाले से। रियलिस्टिकली लग रहा है कि हुकूमत IMF को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगी, और इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार इस पर भी होगा कि जो पूरा साल ये बात की गई कि इन्फोर्समेंट के जरिए हम ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे, क्या उसमें FBR कामयाब हुआ है? शहजाद इकबाल साहब, मुझे फ्रैंकली FBR की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जितना इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ उतनी ये गुत्थी जो है वो उलझती जाती है। FBR के तमाम जो बड़े इनिशिएटिव्स हैं वो स्वाय एक आध को वो छोड़ के वो बैकफायर कर गए हैं। कोई इन्फोर्समेंट के इनकी बहुत ज़्यादा कोई इनकी नहीं है वहाँ पे इनकी इम्प्रूवमेंट। इसी तरीके से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अश्योर किया था, IMF को अश्योर किया कि आपको याद होगा जब वो ओपन एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी कन्वेंशन सेंटर में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हम 400 अरब रुपए की रिकवरीज कर लेंगे, इसी तरह का कोई नंबर उन्होंने दिया था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो 400 अरब के अगेंस्ट अभी तक इन्होंने शायद 70-72 अरब रुपया कोर्ट केसेस का जो लिटिगेशन की बात हो रही थी, और बहुत सारे इनके जो इनिशिएटिव्स हैं वो बैकफायर कर गए। एक एग्जांपल दूंगा, वो ये है कि जो ताजिर दो स्कीम जिसका इतना वावेला पीटा इन्होंने, और उसके लिए स्पेशल इन्होंने एक एडवाइज़र भी लगा दिया उस वक्त। ताजिर दो स्कीम से 50 अरब रुपया, सिर्फ 50 अरब रुपया लेना था पूरे साल में। और शहजाद इकबाल साहब, अफसोस की बात है कि 35-36 लाख रुपया उसके अंदर आया। उसके मुकाबले में वो जो बेआवाज़ तनख्वाहदार तबका है जिसने पिछले माली साल में तकरीबन 370 अरब रुपए पूरे माली साल में 12 माह में टैक्स दिया था, वो 10 माह में 437 अरब अदा कर चुका है। और जो हुकूमत का ख्याल था, जो बजट स्पीच में हमें बताया गया या उसके बाद के 75 अरब रुपया हम सैलरी क्लास से इजाफी लेंगे 370 के ऊपर, उससे पहले ही 150 अरब रुपया ज़्यादा लिया जा चुका है और 2 माह अभी बाकी हैं। तो ये जो तबका है जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इस दफ़ा के ऑल दो इस तरह की कुछ इतलात आ रही है, और मैंने एक स्टोरी भी की थी कि जो एक रिलीफ प्रपोज किया था FBR ने प्राइम मिनिस्टर को पिछले हफ्ते फॉर द सैलरीड क्लास, उस पर PM मुतमिन नहीं थे। उनका कि आप जाके IMF से बात करें, इससे ज़्यादा रिलीफ की बात करें। तो ये जो आउटस्टैंडिंग इशूज़ हैं उसमें एक जो इशू है ये तनख्वाहदार तबके का भी। और जहाँ तक इसमें लास्टली शहजाद साहब, IMF भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। IMF इस चीज़ के ऊपर तो पाकिस्तान की किस्त रोक लेता है कि जी आपने बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई, आपने फलां जगह से ये काम नहीं किया। वो मुझे लगता है वो भी संजीदा नहीं है कि ये जो रिटेलर्स हैं जो हुकूमत की आंख का तारा, इनके पीछे को जाने को तैयार नहीं। कानून ये कह रहा है कि आप उनकी दुकान बंद कर सकते हैं, उनकी दुकान को सील कर सकते हैं। FBR मुझे बता दे 10 माह में इन्होंने कितने रिटेलर्स की जो शॉप्स है वो सील की। यानी हुकूमत और IMF दोनों अपनी कन्वीनियंस देख रहे हैं कि आसान हदफ आप किसको बना सकते हैं, वहां से आप टैक्स इकट्ठा कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। गजा में हर गुजरते दिन के साथ इसराइली बर्बरीत में इजाफा फलस्तीनियों की नस्लकुशी वाजे कर रही है। इसराइली हुकाम गजा में औरतों और बच्चों को भी अपना दुश्मन करार देकर सबको कत्ल करने की बात कर रहे हैं। गजा की मुकम्मल तबाही और शहरियों को किसी तीसरे मुल्क भेजने की बातें सामने आ रही हैं, जबकि इसराइली पार्लियामेंट के मुतादिद अरकान खुलकर गजा की ग़िज़ाई, पानी और तवानाई के जरिए को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के मुतालबात दोहरा रहे हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 79 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54,000 तक पहुंच चुकी है। इसराइल की गजा में 2 साल से जारी बर्बरीत के बाद अब वो ममालिक भी इसराइल से अपनी हिमायत पर नजरसानी कर रहे हैं, जो इसराइल के सबसे बड़े तिजारती शराकतदार थे और पिछले 2 साल से इसराइल की पुष्ट पर खड़े थे और इसराइल को हथियार भी फराहम कर रहे थे। इसी हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने लिखा है कि गजा में 19 माह तक की मुसलसल जारियत के बाद इसराइल को ऐसे हलकों की जानिब से भी दबाव का सामना करना पड़ा है जिनसे दबाव की तवक्को नहीं की जा सकती थी, जिसमें इसके मगरबी हलीफ भी शामिल हैं। CNN के मुताबिक बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात रोक दिए हैं और इसके अलावा मगरबी किनारे में इंतहा पसंद सेटलर्स पर भी पाबंदी आयद की है, जबकि कनाडा और फ्रांस ने भी पाबंदियों की धमकी दे दी है। इसके अलावा इसराइल के सबसे बड़े तिजारती शराकतदार यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल के साथ इंतहाई अहम तिजारती ताल्लुकात के मुआहदे पर भी नजरसानी शुरू कर दी है। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सीनियर पॉलिसी फेलो ह्यूग लोवेट ने
CNN को बताया है कि 2 साल पहले तक इस मुआहदे पे नजरसानी का सोचा भी नहीं जा सकता था। इस मुआहदे पे नजरसानी का सोचना गैर हकीकी था और एक टैबू की हैसियत रखता था। CNN के मुताबिक न सिर्फ अब इसराइल के इत्तेहादी ममालिक इसराइल के मजालिम पर अपनी खामोशी खत्म कर रहे हैं, बल्कि इसराइल की अक्सरियती अवाम भी गजा में जंग की मुखालफत कर रही है। इसराइल के चैनल 12 के रवा माह कराए गए सर्वे के मुताबिक 61% शुरा ने यरगमाइयों की वापसी की डील के साथ गजा में जंग बंदी की हिमायत की थी, जबकि सिर्फ 25% शुरा ने गजा में फौजी ऑपरेशन में तोसी की राय दी। अहम बात यह कि गजा में जारी नस्लकुशी की मुहिम को पहले जो लोग नस्लकुशी मानने से इनकारी थे, वो भी अब इसे नस्लकुशी करार दे रहे हैं। इस हवाले से अमेरिका के मारूफ सहाफ़ी और एंकर मेहदी हसन ने ऐसे इसराइली और यहूदी माहिरीन, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ और आलमी इदारों की तफसीली फहरिस्त पेश की है जो इसराइल के इक़दामात को नस्लकुशी करार दे रहे हैं। Genocide experts are almost all in agreement that what's happening is a genocide, per the legal definition under the Genocide Convention, acts committed with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial or religious group. So here are the names, the expert names you need to know, including Jewish and Israeli experts on the subject of genocide to avoid being gaslit by apologists for Israel. First, there are the academic experts who say Gaza is a genocide. Martin Shaw, who literally wrote the book, What is Genocide? Melanie O'Brien, who is the literal president of the International Association of Genocide Scholars. Dirk Moses, who is the senior editor of the Journal of Genocide Research. Eva Vukušić, who helped prosecute the Srebrenica genocide. William Shabas, who even defended Myanmar against charges of genocide, against the Rohingya, but says what Israel is doing in Gaza now is a genocide. There are also the Israeli genocide experts, the Israeli historians of the Holocaust, who say Gaza is a genocide. Professors Omer Bartov, Amos Goldberg, Daniel Blattman, Raz Siegel, Lee Mordecai, Dr. Shmuel Lederman, who was originally opposed to calling Gaza a genocide, but now says, quote, what Israel is doing in Gaza is genocidal in every sense. Then there are the human rights groups who say Gaza is a genocide. Amnesty International, Human Rights Watch, the legal clinics at top US universities who say it's a genocide, at Boston University School of Law, at Cornell Law School, at Yale Law School. The United Nations organizations and experts who say it's a genocide. The UN Independent International Commission of Inquiry. The UN Special Committee to Investigate Israeli Practices. Multiple UN Special Rapporteurs. ये बहुत अहम बात है कि दुनिया के कई हल्के गजा में अब फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर खुलकर बात कर रहे हैं, मगर ज़रूरत इस बात की है कि मगरबी ममालिक इसराइली मजालिम की मजम्मत से आगे बढ़कर इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के साथ मजालिम रोकने के लिए मजीद अमली इक़दामात भी उठाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।